वेलकम बैक गाइस टू द बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी सीरीज। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। अकाउंटेंसी की डेफिनेशन, अकाउंटेंसी कहाँ यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमने समझी। उसके बाद हमने एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी देखे। उसके बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन देखा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स मतलब वही जो 9th-10th स्टैंडर्ड में हमने देखे। साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स देखे हैं, जैसे फिजिक्स का कुछ प्रिंसिपल होता है, न्यूटन का कुछ प्रिंसिपल था, है ना। मास का कोई प्रिंसिपल होता है। मैथमेटिक्स में हमने देखा है बॉड मास रूल। मैथमेटिक्स के बेसिक्स में आपने देखा होगा, या 9th-10th में, या 9th-10th की 4th-5th-6th स्टैंडर्ड से ही आप बॉड मास रूल पढ़ रखे हो। तो ये क्या, एक प्रिंसिपल है, एक रूल है, एक रेगुलेशन है, एक बायलॉज है। जैसे कि हमारे इंडिया में हम लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करते हैं, लेफ्ट हैंड से चलाना है, लेफ्ट साइड में चलाना है, ओवरटेक फ्रॉम राइट साइड। ये क्या है? ड्राइविंग के कुछ रूल्स है, ड्राइविंग के कुछ प्रिंसिपल्स है। उसी तरह अकाउंटेंसी के कुछ प्रिंसिपल्स है, अकाउंटेंसी के कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं, जो हमें अकाउंटेंसी करते वक्त, अकाउंटिंग करते वक्त हमें ये रूल्स, ये रेगुलेशंस फॉलो करने हैं टू गेट द करेक्ट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने देखा है अकाउंटेंसी का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें हमारी लिक्विडिटी पोजीशन बताना है, हमें बताना है कि साल के अंत में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमें बताना है कि हमारी प्रेजेंट कंडीशन कैसी है, बैलेंस शीट के जरिए बताते हैं हम। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के जरिए बताते हैं। तो ये जो भी हम बता रहे हैं, जो भी बैलेंस शीट हमारी रिफ्लेक्ट कर रही है, या जो हमारे बुक्स में हमें प्रॉफिट दिख रहा है, वो करेक्ट है क्या, वो ट्रू एंड फेयर है क्या, करेक्ट है क्या, ट्रू एंड फेयर है क्या। वो करेक्ट कब रहेगा, ट्रू एंड फेयर कब रहेगा? जब हम एकदम अच्छे से जो भी अकाउंटिंग के रूल्स है, अच्छे से जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है, वो फॉलो करेंगे। ठीक है। इसी के बाद हमने एक और यूज देखा था अकाउंटेंसी का, कि कंपेरेबिलिटी आनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी आनी चाहिए हमारी बुक्स, मतलब हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमें हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ हमारा प्रॉफिट कंपेयर करते आना चाहिए, उनके साथ हमारी कॉस्ट कंपेयर करते आनी चाहिए। इतना ही नहीं, पास्ट ईयर्स के साथ, हमारे खुद के पास्ट डेटा के साथ प्रेजेंट डेटा को कंपेयर करते आना चाहिए। तो ये सब पॉसिबल कब होगा? जब हम एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे आएंगे। इक्वल प्लेटफॉर्म पे आना मतलब जो हम अकाउंटिंग में रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वो रूल्स अगर सभी लोग सेम रूल्स फॉलो करेंगे तभी तो वो होगा। जैसे कि मान लो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब क्रिकेट में मान लो रौनक सर ने 5 ओवर में 100 रन बना लिए। रौनक सर ने 5 ओवर में 100 रन बना लिए, और करण सर ने 8 ओवर में 100 रन बनाए, या 8 भी नहीं, करण सर को 12 ओवर्स लग गए 100 रन बनाने के लिए। तो करण सर के 100 रन को लगे 12 ओवर, रौनक सर के 100 रन को लगे सिर्फ 5 ओवर। तो ये कंपेरेबल है क्या? कंपेरेबल होता अगर रूल्स रेगुलेशन सब सही होते, रूल्स रेगुलेशन सब कॉमन होते। यहाँ रख दो ना, रूल्स रेगुलेशन सब कॉमन होते थे तब। लेकिन रौनक सर ने 5 ओवर में 100 रन कैसे बनाए? एक तो रौनक सर अंडर आर्म खेल रहे, हल्की बॉल डाल रहे, करण सर फुल पिच खेल रहे, रौनक सर प्लास्टिक के बॉल से खेल रहे, करण सर कॉक के बॉल से खेल रहे, लेदर के बॉल से खेल रहे। ठीक है। तो इक्वल प्लेटफॉर्म था क्या? अगर अगर रौनक सर के रूल्स कैसे है, सामने जो दीवार है वो दीवार को अगर बॉल लग गई
तो 10 रन, ये दीवार के ऊपर से बॉल चले गई तो 15 रन। तो करण सर के 100 रन और रौनक सर के 100 रन कंपेरेबल है क्या? नहीं। रूल्स रेगुलेशन सेम होने चाहिए, प्रिंसिपल सेम होने चाहिए। ठीक उसी तरह हमें अकाउंटेंसी में अगर हमारी बुक्स कंपेरेबल होनी चाहिए तो फिर उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि जो अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स है वो सेम होने चाहिए, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं वो हम देखेंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब बेसिकली क्या हो गया, रूल्स हुए, रेगुलेशंस हुए, मेथड्स हुई, कैसे हमें अकाउंटिंग करना है, उन सारी बातों की। अब एक 3-4 लाइन लिख लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे होने चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे होने चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि वो बेस्ड ऑन, शुड बी बेस्ड ऑन रियल अजम्पशंस, बेस्ड ऑन रियल अजम्पशंस। जो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं वो ऐसे वेग नहीं होने चाहिए, उसमें हमने जो भी अजम्पशंस लिए वो रियल अजम्पशंस होने चाहिए, एक्चुअल में वैसा कुछ होना चाहिए, ऐसे एकदम वेग नहीं होने चाहिए। सेकंड, फॉलोड कंसिस्टेंटली, हमने जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं वो हमें कंसिस्टेंटली फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं कि एक साल हमने कोई प्रिंसिपल फॉलो किया, अगले साल कोई दूसरा प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, एक साल कोई मेथड फॉलो करेंगे, दूसरे साल अगली मेथड फॉलो करेंगे। जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, आप आगे समझोगे, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में हमने एक ही मेथड हर साल फॉलो करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साल हमने दूसरी फीफो मेथड यूज़ की, अगले साल लिफो मेथड यूज़ की, उसके अगले साल वेटेड एवरेज। फीफो लिफो वेटेड एवरेज आपको आगे समझ में आएगा, सिर्फ कान पे लेना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंटली फॉलो करनी चाहिए। एक चीज़ जो हमने एक जगह मन लगा लिया तो मरते दम तक उसी पे मन लगाना है, बार बार अपना इंटरेस्ट चेंज नहीं करना है। एक जगह अपना पक्ष एक ही जगह अपन ने लगा दिया, उसी जगह अपना लक्ष्य होना, उसी जगह अपना ध्यान होना, बार बार चेंज नहीं करना है, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। धूप छाव नहीं होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो कि हम अभी तक रॉन्ग मेथड ही फॉलो कर रहे थे, या ऐसा हो कि कोई सिचुएशन ऐसे चेंज होगी कि हमने मेथड चेंज करनी चाहिए, प्रिंसिपल्स चेंज करने चाहिए, इन दैट सिनेरियो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये एकदम जनरलाइज बात है, ज़्यादा इसको ज़्यादा ध्यान मतलब ज़्यादा लोड नहीं लेना। ये जो 3-4 पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, शुड बी अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे होने चाहिए उस पर फॉलोड कंसिस्टेंटली। रिफ्लेक्ट द फ्यूचर प्रेडिक्शन, रिफ्लेक्ट द फ्यूचर प्रेडिक्शन और इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। तो हमारी अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स कैसे होना चाहिए, वो रियल अजम्पशन पे होना चाहिए, उन्हें हम कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। फ्यूचर में कुछ जो चेंजेस आने वाले उन्हें भी ध्यान में रखते हुए हमें डिज़ाइन करना है, और हमारे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स है उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मिलने चाहिए, जैसे कि इंटरनल यूजर्स थे, एक्सटर्नल यूजर्स थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्लो होनी चाहिए। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए। अब हम देखेंगे गैप। गैप, गैप मतलब क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब ये ऐसे प्रिंसिपल्स है जो जनरली हर कोई एक्सेप्ट करता है, जो हर कोई फॉलो करता है, उसे हम कहते हैं गैप। ठीक है, गैप मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब ये ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जो जनरली हर कोई फॉलो करता है, जनरली हर कोई फॉलो करता है। जैसे लेफ्ट हैंड ड्राइव करना है, ओवरटेक फ्रॉम राइट साइड करना है, रेड सिग्नल दिखा तो रुकना है, ये उस तरह की है। तो पहला देखेंगे हम
वन बाय वन हम सारे कवर करेंगे। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखेंगे हम, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। पहला देखेंगे हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे बुक्स में हमें जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है या जो भी इवेंट हो रहा है उसे विटामिन एम की भाषा में रिकॉर्ड करना है। विटामिन एम बोले तो पैसा, मनी। हमारे बुक्स में जो भी, हमारे बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रही है, उन्हें हम मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उन्हें मनी के फॉर्म्स में, मतलब रुपीस के टर्म्स में हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। रुपीस के टर्म्स में हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। जैसे कि हमने हमारे एम्प्लॉय को सैलरी पे की, कितनी सैलरी पे की, अमाउंट लिखना है, हमें अमाउंट लिखना है। मान लो हमारे एम्प्लॉय को हमने ये बार सैलरी न देते हुए कुछ प्रोडक्ट दे दिया, हमने हमारे एम्प्लॉय को कुछ प्रोडक्ट दे दिया। जैसे कि हमारे एम्प्लॉय का सैलरी है 30,000 पर मंथ का सैलरी है, और ये बार उसने बोला साहब मुझे सिर्फ 25,000 का सैलरी दे दो और 5,000 का, अपन साइकिल मैन्युफैक्चरर है, और 5,000 की ये एक साइकिल मुझे दे दो। ठीक है, 25,000 की सैलरी दे दो और 30,000 की मेरी सैलरी है, 30 में से 25,000 मेरे को कैश दे दो और बचा हुआ 5,000 का मेरे को साइकिल दे दो। तो क्या हम बुक्स में ऐसा रिकॉर्ड करेंगे, चिंटू जो हमारा एम्प्लॉई है उसको हमने 25,000 की सैलरी दी, या पूरी 30,000 रिकॉर्ड करेंगे? पूरी 30,000 रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या बुक्स में ऐसा रिकॉर्ड करेंगे 25,000 कैश, 5,000 साइकिल? नहीं, हम क्या करेंगे, ये साइकिल की इक्विवेलेंट रुपीस निकालेंगे। कितनी की साइकिल दी हमने, तो हमने साइकिल दी 5,000 की, तो हम सैलरी रिकॉर्ड करेंगे 25,000 प्लस 5,000। हम सैलरी रिकॉर्ड करेंगे 25,000 प्लस 5,000। ठीक है, अब मान लो हमारे कंपनी का जो मैनेजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो बहुत होशियार है, बहुत टैलेंटेड है। तो क्या हम ऐसा लिखेंगे, हमारे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत होशियार है, बुक्स में कहीं लिखेंगे क्या, अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे क्या इसकी? या हम ऐसा लिखेंगे हमारा मैनेजर, हमारी कंपनी में किसी डायरेक्टर की डेथ हो गई, तो क्या वो बुक्स में लिखेंगे क्या, मिस्टर एक्स डाइड, ऐसा कुछ लिखेंगे क्या? नहीं, हम बुक्स में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के फॉर्म्स में मेजरेबल है। वी विल रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी रिकॉर्डेड, विच कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी, विच कैन बी रिकॉर्डेड, विच कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो लिखेंगे ऑल ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी ट्रांसलेटेड या कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी। हमारे पास जितने भी ट्रांजैक्शन है उन्हें हमको मनी के टर्म्स में लिखना है, पैसों के टर्म्स में लिखना है। जैसे कि जरा बताना एग्जाम्पल, सैलरी पेड, हमने सैलरी पे किया, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे क्या, इसको रिकॉर्ड करेंगे क्या? यस, क्यों? क्योंकि मनी के टर्म्स में हमने सैलरी पे किया, मनी के टर्म्स में सैलरी पे किया। एम्प्लॉय हमारा स्किलफुल है, एम्प्लॉय स्किलफुल है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्या, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? नो, क्योंकि मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। एम्प्लॉई हमारा स्किलफुल है, तो इसे हम कहीं रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इसे मनी के टर्म्स में हम मेज़र नहीं कर सकते, इसे मनी के टर्म्स में हम मेज़र नहीं कर सकते, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके दो एस्पेक्ट्स है, उसके दो एस्पेक्ट्स है।
उसे उस ट्रांजैक्शन के हमारे बुक में दो इफेक्ट आने वाले, दो अकाउंट हिट होने वाले, दो लेजर हिट होने वाले। मतलब कोई भी हमने ट्रांजैक्शन किया है तो उसके वजह से एक अकाउंट डेबिट होगा तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा, कोई एक अकाउंट डेबिट होगा तो कोई एक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू every transaction has two effects, every transaction has two effects। जैसे कि एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, ठीक है, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। हर चीज़ का दो इफेक्ट होगा, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। सिंपल है एकदम, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, ठीक है, एक हमारा है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, इसे क्या और भी क्या कहते हैं, डेफिनेट अकाउंटिंग कंसेप्ट। डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो ये क्या होता है समझेंगे, इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मान लो हमने कोई किराना स्टोर स्टार्ट की है, हमने कोई जनरल स्टोर स्टार्ट की है, तो क्या 6 महीने के लिए स्टार्ट की है, क्या 1 साल के लिए स्टार्ट की है, 2 साल के लिए स्टार्ट की है, 5 साल के लिए स्टार्ट की है, कैसे स्टार्ट की है? क्या कोई ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करता है क्या कि मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ 2 साल में बंद कर दूंगा? ऐसा कोई सोचता है क्या? नहीं। हम बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए चलते हैं। हम ऐसा सोचते ही नहीं, हमारे मन में भी नहीं आता है कि हमारी दुकान कभी बंद होगी, या हमारा ऑफिस कभी बंद होगा, या कभी हमारी फैक्ट्री बंद होगी। ऐसा हम कभी सोचते हैं क्या? नहीं। तो हम जो बिजनेस चला रहे हैं वो कैसे होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। मान लो हमने कोई फैक्ट्री स्टार्ट की, ठीक है, और ये फैक्ट्री चलने वाली है मान लो 50 साल, 50 ईयर्स तक की ये हमारी फैक्ट्री चलने वाली है। तो क्या हम 50 साल के बाद हमारे बुक्स को क्लोज करेंगे क्या? जब हमारी फैक्ट्री बंद होगी, जब हमारा बिजनेस बंद होगा, तब क्या हम हमारे बुक्स को फाइनलाइज करेंगे क्या? क्या 50 साल के बाद हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे क्या? क्या 50 साल के बाद हम हमारा बैलेंस शीट बनाएंगे क्या? नहीं। हमको तो साहब ये मांगता कि इस साल में क्या प्रॉफिट हुआ, ये 6 महीने में क्या प्रॉफिट हुआ, अभी जो नवंबर खत्म हुआ उस नवंबर में क्या प्रॉफिट हुआ, हम उसमें इंटरेस्टेड है। ऐसा होगा हम अकाउंटिंग करते आ रहे लेकिन कभी प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज ही नहीं किया, बैलेंस शीट क्लोज ही नहीं किया। 50 साल बाद जब क्लोज किया तब पता चला बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया, बहुत बड़ा लॉस कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें शॉर्ट पीरियड के लिए हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, हमें छोटे छोटे समय में देखते रहना है कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। जैसे कि मान लो हमारी एग्जाम्स है 6 मंथ्स के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स हमारी एग्ज़ाम है, तो हमने पढ़ाई स्टार्ट की है, तो हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम टू टाइम हम टेस्ट देते हैं। और टेस्ट क्यों देते हैं, हम चेक करते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो हमें एक्चुअल में सॉल्व करते आ रहा है क्या, एक्चुअल में हमें लिखते आ रहा है क्या। समझ में तो सब आए लेकिन एक्चुअल में लिखते आ रहा है क्या, तो ये हम कैसे चेक करते हैं, हम टेस्ट दे के ये चेक करते हैं। ठीक उसी तरह बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स सही जा रहे हैं या नहीं, हमारी असेट और लाइबिलिटी प्रॉपर चल रही है या नहीं, तो ये हमें क्या करना है, एक शॉर्ट पीरियड्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है। शॉर्ट पीरियड के लिए हमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है। तो इसका मतलब हम एक पीरियड डिसाइड करेंगे और उस पीरियड के लिए हमारी बुक्स बनाएंगे। तो इन इंडिया we follow financial year
फॉर अकाउंटिंग पर्पस, फॉर अकाउंटिंग पर्पस, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर होता क्या है, फाइनेंशियल ईयर मतलब होता क्या है, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को ख़त्म होता है। जैसे कि 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुआ। तो ये जो 12 महीनों का पीरियड है, ये जो 12 महीनों का पीरियड है, इससे हम कहते हैं फिनेंशियल ईयर। ये 12 महीनों के पीरियड को हम कहते हैं फिनेंशियल ईयर। और इन इंडिया हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमारे बिजनेस का साल की शुरुआत करते हैं 1 तारीख को और ख़त्म करते हैं 31 मार्च को। तो हम जो प्रॉफिट एंड लॉस जनरली निकालते हैं वो एज ऑन 31 मार्च का निकालते हैं। हम वो प्रॉफिट एंड लॉस जनरली एज ऑन 31 मार्च का हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तो जो पीरियोडिसिटी हम फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं फिनेंशियल ईयर, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से ख़त्म होता है 31 मार्च को। अब ज़रूरी नहीं कि पूरे वर्ल्ड में यही फॉलो करे, बहुत सारी कंट्रीज में कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। लेकिन इंडिया में यूनिफॉर्मिटी के वजह से सब इंडियन कंपनी, सब इंडियन फर्म्स ने यही ईयर फॉलो करना है। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट 1 अप्रैल से 31 मार्च के पीरियड के लिए ही हमें बनाना है। तो इसी का मतलब क्या है, ये कंसेप्ट क्या बोलता है, अकाउंट्स शुड बी, फाइनल अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी डेफिनाइट पीरियड, आफ्टर एवरी डेफिनाइट पीरियड। इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी, इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था 4th बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये हमने 2nd लेक्चर में ही देख लिया था। चलो आओ देखते हैं, रिकैप करते हैं। ये देखो हमने क्या किया था, दगड़ू था, दगड़ू के पास पैसा था, दगड़ू ने पैसा बिजनेस में लगाया और दगड़ू पेन हाउस नाम का बिजनेस चालू किया। पेन बनाने की फैक्ट्री लगाया दगड़ू ने पेन बनाने की फैक्ट्री लगाया। तो हमने जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया था उसे हमने क्या कहा था, कैपिटल। तो कैपिटल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था हमने, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दगड़ू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था वो, बोलो बोलो बोलो, इन्वेस्टमेंट। दगड़ू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो था इन्वेस्टमेंट, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो था कैपिटल। और हमने ये पढ़ा था कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हम मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो किसके बुक्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, बिजनेस के बुक्स में। जो भी ट्रांजैक्शन को हम एनालाइज कर रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम एनालाइज कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी का मतलब यही है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये जो हमने देखा है इसी को हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स, बिजनेस and its owners are separate। बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका ओनर एक अलग है, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स है। बिजनेस अलग है, इंडिविजुअल अलग है। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस बिजनेस के बुक में, इंडिविजुअल जो ओनर है, मेंबर है, उसके ट्रांजैक्शन उसके बुक में। हम सिर्फ अकाउंटेंसी में बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस के ही ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस की बुक्स ही मेंटेन कर रहे हैं। ओनर चाहे तो वो उसकी बुक्स अलग से और मेंटेन कर सकता है, लेकिन हम जो बुक्स मेंटेन करते हैं
जो हम कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट का, जो असेट खड़ी करते हैं, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं, वो सब और सब कहाँ करते हैं? बिजनेस की बुक्स में करते हैं, बिजनेस की बुक में करते हैं। मतलब ये जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं, ये अकाउंट्स किसके हैं? बिजनेस के हैं। ये अकाउंट्स किसके हैं? बिजनेस के हैं। ठीक है, बिजनेस अलग है और ये जो बिजनेस का ओनर है, बिजनेस का ओनर अलग है। ठीक है, बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है। इसने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल हुआ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट हुआ। जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट किसका है? वो तो बिजनेस का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट बिजनेस का है। अब अगर बिजनेस का ये अकेला मालिक है तो ये प्रॉफिट हो जाएगा इसका, लेकिन अगर दो पार्टनर है तो वो इसके अकेले का पार्टनर प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं, वो तो दो लोगों में बटेगा, है ना। तो आई रिपीट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है। बिजनेस को अलग रिकॉर्ड, बिजनेस की ट्रांजेक्शन ही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। जो हमारा ओनर है दगड़ू, दगड़ू दुबई घूम के आ रहा है, दगड़ू दुबई जाके आया, तो ये उसका पर्सनल खर्चा है, दगड़ू का ये पर्सनल एक्सपेंस है। तो क्या हमारे कंपनी के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे क्या? बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है। बोथ आर ट्रीटेड एज टू डिफरेंट एंटिटीज। बिजनेस एंड इट्स ओनर आर ट्रीटेड एज टू डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, फिफ्थ, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, ये तो बच्चों हमने प्रीवियस सेशंस में ही देखा है। क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू असेट, कल हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे, है ना। ये देखो, ये कल हमने इस पे एग्जाम्पल्स भी देखे थे अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना। अच्छे से समझा था ये हमने। ओके, चलो इतना कॉपी कर लो, एक बार इतना कॉपी कर लो।
कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। ये ऐसे ड्राइंग्स भी निकालना है आपको, ऐसे ड्राइंग भी करना है। इससे क्या होता है, अच्छे से याद होता है, क्लास में जो एग्जाम्पल दिए थे वो याद आ जाता है। हुआ कॉपी? चलो ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म आपने पढ़ा है इसके पहले कभी? कंजर्वेटिज्म कभी सुना है? कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है? ट्राई करो। अच्छा लिखना बचा है क्या? लिख लो थोड़ा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका नहीं हुआ दूसरे की कॉपी से कॉपी कर लेना। कंजर्वेटिज्म पढ़ेंगे। कंजर्वेटिज्म ये क्या बोलता है? वी कंजर्वेटिज्म बोलता है वी शुड नॉट एंटीसिपेट द इनकम, वी शुड नॉट एंटीसिपेट द इनकम but we should provide for all possible losses, all possible losses। इसका मतलब क्या होता है कि भविष्य में होने वाली इनकम को इग्नोर करना है, भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर करना है। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें लॉस होने वाला है तो वो लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लो। हमें ऐसा लगता है कि हमें ये किसी एक ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट होने वाला है तो वो प्रॉफिट को अभी इग्नोर करो। जब तक हमें एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं होता तब तक हमें हमारे बुक में प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना है। जब तक एक्चुअल में हमें प्रॉफिट नहीं होता तब तक हमारे बुक्स में प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें लॉस होने वाला है, हमें किसी एग्रीमेंट की वजह से या किसी ट्रांजैक्शन की वजह से या किसी इवेंट की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें लॉस होने वाला है तो वो लॉस को हमें आज ही रिकॉर्ड करना है। मतलब
भविष्य में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर करो, लेकिन भविष्य में होने वाले लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड करो। जैसे कि मान लो हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एग्जाम्पल हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 1 लाख, मतलब हमें 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, हमें 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्ट का काम चालू हो गया। अब हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 महीनों में हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा और हमारी टोटल कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 लगने वाली है। टोटल कॉस्ट 80,000 होने वाली है। 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 महीना हो गया, 1 महीना और बचा है। हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1 महीने में मतलब 31 दिसंबर को हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 का। हमें प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 का, तो ये 20,000 का प्रॉफिट आज रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं क्या? नहीं, ये हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमें एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है क्या? अभी 1 लाख रुपए आ गए हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है क्या? नहीं, तो हम ये प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। ये नोशनल प्रॉफिट है, ये एक्चुअल में अभी तक हमें हुआ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले 1 महीने में कुछ भी हो सकता है। जो रॉ मटेरियल हम खरीद रहे थे उसकी महंगाई बढ़ सकती है, कोविड आ गया, लॉकडाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो कस्टमर हमें 1 लाख रुपए देने वाला है वो कस्टमर ही फ्रॉड निकल गया, वो भाग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो प्रॉफिट है हमें हुआ है क्या? नहीं, तो हमें इनकम नहीं रिकॉर्ड करनी है, मतलब हमें इनकम को एंटिसिपेट नहीं करना है। इनकम फ्यूचर में इनकम जो होने वाली है उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता था कि कॉन्ट्रैक्ट में हमें 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं और हमें लग रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने को 1,10,000 रुपये लगेंगे, मतलब 10,000 का हमें लॉस होने वाला है, 10,000 का लॉस होने वाला है। तो हम लॉस होने के लिए रुकेंगे नहीं। हमें लग रहा है ना 10,000 का लॉस होने वाला है, तो इसे आज की आज रिकॉर्ड कर लो, इसे आज की आज रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो, लेकिन लॉस है ना तो लॉस को आज की आज रिकॉर्ड कर लो। भले ही एंड में ऐसा हो सकता है कि हमें लॉस नहीं हुआ हो, एंड रिजल्ट कुछ भी होगा, जब लॉस नहीं हुआ है तो हम एंट्री रिवर्स कर लेंगे। लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है, हमारा ऐसा प्रेडिक्शन है, हमारा ऐसा तजुर्बा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में या इस एक्टिविटी में या इस ट्रांजेक्शन में या इस इवेंट में हमें लॉस होने वाला है, तो वो लॉस को हम आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। इसे कहते हैं कंजर्वेटिज्म। कंजर्व हम कहते नहीं कि बहुत कंजर्व लोग हैं, बहुत कंजर्व इंसान है, तो वैसे ही चलना है, प्रोटेक्टिव चलना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है। तो ये क्या बोलता है? भविष्य में होने वाले इनकम को इग्नोर करो, लेकिन भविष्य में होने वाले लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। इसे हम और क्या नाम दे सकते हैं? इसे हम कहते हैं प्रूडेंस, इसे हम प्रूडेंस भी कहते हैं। इसे हम प्रूडेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम सेफ्टी कंसेप्ट भी कहते हैं। इसे हम प्रूडेंस भी कहते हैं, इसे हम सेफ्टी कंसेप्ट भी कहते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन डरना नहीं है, ये इस पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है और हमारे सिलेबस में एक टॉपिक भी है, इन्वेंट्री को वैल्यूएशन कैसे करना है। इन्वेंट्री मतलब हमारा रॉ मटेरियल या हमारे शॉप में जो भी सामान रखा हुआ है, मतलब जो भी चीज़ में हम बिजनेस करते हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। तो उसकी वैल्यू निकालते हैं हम कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर। कॉस्ट मतलब हमने कितने में खरीदी है, हमने कितने में खरीदी है, या NRV मतलब कितने में बिक सकती है, विच एवर इज लोअर। मान लो अगर कॉस्ट है 10,000, हमने 10,000 में खरीदी है, लेकिन हम 12,000 में बेच सकते हैं, मतलब हमें 2,000 का प्रॉफिट होगा, हमें 2,000 का प्रॉफिट होने वाला है। तो ये रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं, तो हम हमारी इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे 10,000 पे, ठीक है। हम रिकॉर्ड करेंगे 10,000 पे, मतलब हमें जो प्रॉफिट भविष्य में होने वाला प्रॉफिट है वो रिकॉर्ड किया है कि हमने? नहीं। NRV इतने मिल सकते हैं, इतने मिले हैं क्या? जब मिलेंगे तब रिकॉर्ड करो आप। तो हमें 2,000 का प्रॉफिट अभी हुआ है क्या? नहीं, जब होगा तब रिकॉर्ड करो, अभी तो आप कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करो, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल,
मान लो अगर हमारी कॉस्ट है 10,000 लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 8,000, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने जो मटेरियल खरीदा है उसकी कीमत गिर गई है, अब मार्केट में उसे बेचूंगा तो सिर्फ 8,000 होगा, 8,000 मिलेगा। तो मतलब ये क्या है, 2,000 का हमें लॉस होने वाला है। लॉस हुआ है क्या? नहीं, लॉस होने वाला है ना, फिर भी रिकॉर्ड कर लो। तो हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ 8,000 पे। तो ये जो है इन्वेंटरी वैल्यूएशन का प्रिंसिपल है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। ये कौन से किस बात पे निर्भर करता है? ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करता है। ये क्या फॉलो करता है? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करता है। ठीक है, ये डिटेल में टॉपिक है, मैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन का पूरा डिटेल में टॉपिक है, 6 से 8 मार्क्स के इस पे क्वेश्चन आते हैं। ये तब डिटेल में समझेंगे कॉस्ट क्या है, एनआरवी क्या है, ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे समझने वाले हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? हमने जो भाव में खरीदा है वही भाव में दिखाओ। हमारे बुक्स में हमने जो भी फिक्स असेट जब भी खरीदी थी 3 साल पहले, 5 साल पहले, तो 3 साल पहले, 5 साल पहले जो कीमत में खरीदी थी उसी कीमत में दिखाना है, उसी कीमत में बताना है। इसको क्या लिखेंगे हम? बैलेंस शीट में हमारी असेट्स को हिस्टोरिकल वैल्यू पे बताओ, हिस्टोरिकल वैल्यू पे बताओ। ठीक है, हमने जैसे कि मान लो 1995 में कोई मशीनरी खरीदी थी, तो उसकी आज की कीमत हमें पता चलेगी क्या? नहीं, वो टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई होगी, वैसी मशीन आज मिल नहीं रही होगी, तो उसे उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही बताना है। ठीक है, ये कंसेप्ट के बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, ये कंसेप्ट ज़्यादा फॉलो, इसके बहुत सारे वो है ड्रॉबैक्स है, इसके बहुत सारे रिबेलियंस हैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट सिंपल लैंग्वेज में बस यही बोलता है कि हमारी जो भी असेट्स है उनको पुरानी वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट जितने में हमने खरीदी थी उसी वैल्यू पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है 8th रियलाइजेशन कंसेप्ट। नेक्स्ट है 8th रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये क्या बोलता है? लिख लेते हैं। Any change in the value of an asset is to be recorded only when business realizes it. रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमारी कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है, तो वो चेंज को कब रिकॉर्ड करेंगे? जब एक्चुअल में वो हमें रियलाइज हुआ है, जब एक्चुअल में हमें वो मिला है। जैसे कि मान लो अपने पास कोई प्लॉट है, जो अपन ने 1998 में खरीदा था, 1998 में खरीदा था। अपने पास कोई प्लॉट है जो अपन ने 1998 में ख़रीदा था। ठीक है, अपन ने वो ख़रीदा था 10 लाख रुपयों में। कितने में? 10 लाख में। लेकिन आज हमें लग रहा है लैंड की भाव तो बढ़ गई होंगी, वो 10 लाख का प्लॉट हो गया होगा 50 लाख का। वो 10 लाख का प्लॉट 50 लाख में आराम से बिक जाएगा। 25 साल बीत गए, 22-23 साल हो गए, तो क्या हम हमारे बुक्स में वो 50 लाख में रिकॉर्ड करेंगे क्या?
जो 40 लाख प्रॉफिट हो रहा है वो रिकॉर्ड कर लेंगे क्या? जो हमारे बैलेंस शीट में प्लॉट 10 लाख का दिख रहा है, क्या उस प्लॉट को हम हमारे बुक्स में 50 लाख का दिखाएंगे क्या? नहीं दिखाएंगे। क्यों? एक्चुअल में अभी बिका है क्या? एक्चुअल में हमें अभी रियलाइज हुआ है क्या? वो नहीं। अभी हमारा साहब वो प्लॉट बिका नहीं है साहब, वो आज भी हमारे बुक्स में है, तो उसे रियलाइज हुआ है क्या? वो हमें नहीं, तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू में जो चेंज आया है, इसकी वैल्यू में जो चेंज आया है वो रियलाइज हुआ है क्या हमें? ये जो चेंज आया है 10 लाख से, ये जो चेंज आया है ये 10 लाख से 50 लाख का हो गया, ये हमें एक्चुअल में रियलाइज हुआ है क्या? नहीं, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। लेकिन साहब मेरे प्लॉट की कीमत तो सही में बढ़ गई है, 22 साल पहले 10 लाख का था, आज तो नहीं 50 तो 40 लाख का तो मिलेगा ही मिलेगा, बिकेगा ही बिकेगा। नहीं, अभी बेचा क्या? अभी एक्चुअल में 40 लाख रुपए आपके पास आए हैं क्या? नहीं। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट यही बोलता है कि एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट शुड बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज। जब हमें वो मिला है तभी हमें उसे रिकॉर्ड करना है, और अगर वो अभी रियलाइज नहीं हुआ है, अभी मिला नहीं है, तो उसे रिकॉर्ड नहीं करना है, तो उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। कॉपी कर लेते इतना, आप कॉपी कर लेते। इसी का मतलब सेल होने पर ही प्रॉफिट रिकॉर्ड करो। सेल होने पर ही प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। मटेरियलिटी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमें हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो, वही इवेंट्स को रिकॉर्ड करो जो इम्पॉर्टेंट है, जिसकी कीमत काफ़ी बड़ी है, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसका इफेक्ट हमारे डिसीजन मेकिंग पे पड़ेगा, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को हमको रिकॉर्ड करना है। हमें ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं जिनका हमारे डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। और ऐसे ट्रांजेक्शन जिनका हमारे डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट नहीं गिरेगा उसे इग्नोर करना है, उसे हमें इग्नोर करना है, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं फिर इसे और समझेंगे। ऑल आइटम्स हैविंग significant economic effect on business of the enterprise should be disclosed in financial statements, and any insignificant item which will only increase the work of accountant and not useful to user shall be ignored, ठीक है। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि सिर्फ ऐसी इवेंट्स, ऐसी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करना है जिसका हमारे डिसीजन मेकिंग पे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है, या ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जिनका अच्छा बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है,
जिसका हमारे डिसीजन मेकिंग पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। और ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिनके वजह से सिर्फ अकाउंटेंट का वर्कलोड बढ़ेगा या जिसके वजह से जो यूज़र्स हैं उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो रिकॉर्ड नहीं करना है। अच्छा, अकाउंटिंग करना मतलब यही है कि सिर्फ खरीदी बिक्री नहीं, अकाउंट्स में नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं, कोई बड़े इवेंट्स हो रहे हैं बिजनेस में वो भी आता है। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, की मैनेजरियल पर्सनल है, KMP, जैसे कि टाटा ग्रुप में, टाटा कंपनी में जब रतन टाटा ने रिज़ाइन किया तो उस साल जो टाटा कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, उसमें इस बात का डिस्क्लोजर आया होगा, क्यों? क्योंकि रतन टाटा वॉज द की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी। कई लोग, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग टाटा मोटर्स में, TCS के शेयर्स में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? रतन टाटा को देख के, है ना। तो ये बात यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि हम इन्वेस्टर है, ये बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें ये न्यूज़ पता होनी चाहिए, है ना। इसीलिए उस कंपनी का जो भी अकाउंटेंट है, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये बातें डिस्क्लोज की होगी। लेकिन मान लो टाटा मोटर्स का ही कोई एक एम्प्लॉय रामलाल, या एक वॉचमैन है रामलाल, वो जॉब छोड़ के जाता है, तो ये भी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया होगा? क्या वॉचमैन रिजाइन करके जाता है तो ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया होगा? क्या नहीं, वो गया दूसरा आ गया। ऐसा नहीं कि रतन टाटा गए तो दूसरा आ गया, रतन टाटा की जगह भी कोई दूसरा आया है, लेकिन ये बात हमारे डिसीजन को अफेक्ट करती है, हम शेयर खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। कई एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं, वो इस व्यक्ति को देख के उस कंपनी में रुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। मॉरल वैल्यूज अटैच्ड है ना, ये सारी बातें। लेकिन एक वॉचमैन गया, उसकी जगह दूसरा वॉचमैन आ जाएगा, है ना। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि सिर्फ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जिसका मटेरियल इम्पैक्ट होगा हमारे डिसीजन मेकिंग पे, ठीक है। जैसे कि मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का टर्नओवर हज़ारों करोड़ों रुपयों का है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हमने एक कैलकुलेटर खरीदा है, हमने एक 100 रुपयों का कैलकुलेटर खरीदा है, तो क्या इस कैलकुलेटर को भी हम फिक्स्ड असेट में बताएंगे? क्या इस कैलकुलेटर को भी हम फिक्स्ड असेट बोलेंगे? क्या फिक्स्ड असेट बोल के इसे हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे? क्या आपने कभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बैलेंस शीट देखी है? नहीं देखी है तो गूगल करना। तो क्या आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बैलेंस शीट में कैलकुलेटर दिखेगा क्या आपको? नहीं, इसे एक्सपेंस ट्रीट करके राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि 1000 करोड़ की कंपनी है, 100 रुपये का कैलकुलेटर कहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट में? सर लेकिन कैलकुलेटर तो 2-4 साल चलेगा, असेट है ये हमारी। अरे लेकिन 100 रुपये का है ना, इससे हमारे डिसीजन में कोई फ़र्क गिर रहा है क्या? नहीं, तो इसे हम एक्सपेंस ट्रीट करके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे, ना कि फिक्स असेट बोल के बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाए तो हर साल उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करो, सारी बातें, इतनी इज्जत नहीं देनी है उसको। क्यों? क्योंकि यार 100 रुपये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही चिंटू पान वाला है, एक पान की टपरी है, उस पान की टपरी ने 100 रुपये का कैलकुलेटर लिया है, उसकी रोज के सिर्फ 100 रुपये के 200, 400, 500 रुपये के पान बिकते हैं, उसने 100 रुपये का कैलकुलेटर खरीदा है। तो ये कैलकुलेटर 100 रुपये तो उसके लिए मायने रखता है। यहाँ रिलायंस का टर्नओवर 1000 करोड़ है समझो, इसका टर्नओवर कितना है साल का? इसका टर्नओवर ही 50,000 का है, इसका टर्नओवर ही 50,000 का है। तो 50,000 के टर्नओवर में से 100, 200, 500 रुपये का इसने कोई ये खरीदा है, लाइट या कैलकुलेटर वगैरह, तो वो तो मायने रखेगा, उसकी तो कुछ इज्जत होगी, उसे रिकॉर्ड करना होगा। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हमें चिंटू पानवाला की बुक्स में उसका कैलकुलेटर दिखाना पड़ेगा, चिंटू पानवाला की बुक्स में हमें उसका कैलकुलेटर दिखाना पड़ेगा।
मतलब साहब ऐसा आप ऐसा बोल रहे हो एक चीज़ किसी के लिए मटेरियल है और दूसरे के लिए इमटेरियल है। यस, एक चीज़ किसी के लिए मटेरियल है दूसरे के लिए इमटेरियल है। ऐसा हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, कोई चीज़ कोई फीलिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए उस फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। तो मटेरियलिटी हम कैसे देखेंगे? तो हम मटेरियलिटी देखेंगे कैसे? मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन दो बातों पे, दो बातों पे। एक तो अमाउंट, वो जो चीज़ है, जो ट्रांजैक्शन है उसका अमाउंट कितना है, और दूसरा साइज ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द बिजनेस। इन दो बातों पे वो चीज़ निर्भर करेंगी। कौन सी दो बातें? अमाउंट पे और साइज ऑफ द बिजनेस पे, अमाउंट पे और साइज ऑफ द बिजनेस पे। ठीक है, इतना कॉपी कर लो।